हेलो एवरीवन, हम एशियन सीरीज़ लेके चले थे जहां हमने हमारा लास्ट चैप्टर कवर कर लिया। प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट कर लिया, जहां हमने पूरा पाषाण काल कर चुके हैं, हम मध्य पाषाण काल कर चुके हैं और नव पाषाण काल कर चुके हैं। अब देखिए, जो नव पाषाण काल है इसके जो एंडिंग पॉइंट था, एंडिंग पॉइंट में स्टार्ट हो गया था आपका ताम्र पाषाण काल। तो आज हम ताम्र पाषाण युग करते हैं। काल कह लो, युग कह लो, एक ही बात है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, देन हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, ताम्र पाषाण काल। क्या है आज का हमारा टॉपिक? ताम्र पाषाण काल, जिसको हम चाल्कोलिथिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड जो हमारी एनसीईआरटी मानती है, या एक जो ऑथेंटिक डाटा है वो मानते हैं भाई 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है भाई, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा ताम्र पाषाण है, जो ये ताम्र पाषाण है, ताम्र ये ना इंग्लिश लैंग्वेज के चाल्कोलिथिक शब्द का हिंदी में ट्रांसलेट है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ताम्र पाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के चाल्कोलिथिक शब्द का हिंदी रूपांतरण है। किसका हिंदी रूपांतरण है? अंग्रेजी भाषा के चाल्कोलिथिक हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, ताम्र पाषाण क्या है? अंग्रेजी जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में चाल्कोलिथिक वर्ड होता है, उसका ये हिंदी में ट्रांसलेट है। चाल्कोलिथिक का मीनिंग क्या होता है? क्या मीनिंग होता है चाल्को? चाल्को, काल को भी कह दो, इसको चाल को भी कह दो। ठीक है, जो ये चाल्को वर्ड है ना, चाल्को, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं दोबारा। चाल्कोलिथिक, जो आपका ये चाल्को है, ये यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी का। यूनानी भाषा का शब्द है। जो यूनानी भाषा का कौन सा शब्द? कौन सा शब्द भाई? चाल्कोस। यूनानी भाषा के चाल्कोस शब्द से बना है। ठीक है, और जो ये लिथिक है, ये भी किसका है? यूनानी का ही है। यूनानी का कौन सा वर्ड है? लिथोस। ठीक है, लिथोस, ये इस शब्द से मिलके बना है। चाल्कोलिथिक, चाल्को लिथोस से मिलके बना है। जहाँ चाल्कोस का मीनिंग क्या है? चाल्कोस को हम क्या बोलते हैं? ताम्र या तांबा, जिसको हम कॉपर भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर, तांबा हिंदी में बोल देते हैं। ताम्र आपका क्या बन गया? संस्कृत का वर्ड बन गया ताम्र। ताम्र कैसे लिख दिया? ताम लिख दिया, ताम्र। ठीक है, और लिथोस का मतलब क्या होता है? पत्थर, स्टोन, जिसको हम क्या बोल देते हैं? पाषाण। इन्हीं दोनों वर्डों से मिलकर ये क्या बन गया? ताम्र पाषाण। ओके, ये कौन सा काल है, कौन सा पीरियड है ये? जिस काल में जो हमारा मनुष्य था वो तांबों के औजारों के साथ साथ पत्थर के औजार का भी उसने यूज किया। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे लिखें कैसा टाइम पीरियड था ये, यहाँ पे आपके पत्थर प्लस तांबे के दोनों के औजार मनुष्य ने उपयोग करने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट
ये क्या है हमारा ताम्रपाषाण काल। जो आपका ताम्रपाषाण काल है इसको हम क्या बोलते हैं, चाल्कोलिथिक एज। मैं बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, जैसे हमने इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं नवपाषाण ताम्रपाषाण काल। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, क्योंकि नवपाषाण काल के एंड में आ गया था, नवपाषाण ताम्रपाषाण काल, ठीक है, यानी नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एज। इसको हम इस नाम से डिफाइन करते हैं कि जहां मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु के औजार बनाने का प्रयोग किया। किस चीज का प्रयोग किया था, तांबा था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया या किस धातु के औजारों का प्रयोग किया। हम क्या कहेंगे दोनों ही वे में, किसका किया भाई, तांबे का यूज किया, तांबा यूज किया इन लोगों ने, ठीक है। और वैसे है ना, ऐसे माना जाता है कि जो तांबा है ये सर्वप्रथम कब यूज होने लगा था, तांबा सर्वप्रथम यूज हुआ था लगभग 5000 ईसा पूर्व। सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, लगभग 5000 ईसा पूर्व के करीब, ठीक है, लगभग 5000। और वैसे इसका टाइम पीरियड क्या बोला जाता है, 3000 से 1000 ईसा पूर्व, 3000 या 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसको बोला जाता है, ठीक है। और वैसे सर्वप्रथम का प्रयोग हुआ था 5000 ईसा पूर्व के आसपास। आरंभ में सबसे पहले किसकी खोज हुई भाई, तांबे की खोज हुई। बाद में इस तांबे के बाद किस किस की खोज हुई, किस धातु की खोज हुई, तांबे के बाद आपका ब्रोंज आ गया था, जैसे टीन। टीन को हम किस नाम से जानते हैं, रांगा, जस्ता, सीसा। ये जितनी भी चीज़ हैं ये सब तांबे के बाद आई हैं, एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ हैं, इन सब से जो धातु मिलकर बनाई गई उसको हमने क्या नाम दिया, कांसा, जिसको हम कांस्य भी कह देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कांस्य भी बोल देते हैं। तभी कांस्य युग भी स्टार्ट हो गया था इसके सिमिलर। कांसा के बाद क्या आ गया था, आपका जो सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी। और आपका लास्ट में क्या आ गया था, लोहा, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया था, सोना चांदी। इन सब के लास्ट में क्या आ गया था, लोहा। तो समझे, लोहा सबसे बाद में आया है। फिर हम देखते हैं कि जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में जो पाषाण काल के बाद क्या चीज़ आती है, ताम्रपाषाण काल आती है, उसके बाद लोह काल आती है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप एक सीरीज़ में बना के ऐसे लिख सकते हो कि सबसे पहले क्या आया, पाषाण काल आया, फिर उसके बाद क्या आया, आपका ताम्रपाषाण काल आया, ताम्रपाषाण काल के बाद हम क्या कह देंगे, लोह काल आया, ठीक है। ये सीरीज़ भी आप याद रखना, क्योंकि ऐसे भी कई बार एग्जाम में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल जाता है। जबकि जो हमारा ये तो आया था आपका किस में, नॉर्थ इंडिया में। और जबकि हम साउथ इंडिया की अगर बात करें, जितने हमें एविडेंस मिले हैं, साउथ इंडिया में पाषाण काल के बाद सीधा क्या आया, आपका लोह काल आया। और साउथ इंडिया में क्या आया भाई, पाषाण काल के बाद आप डायरेक्ट कह दोगे लोह काल आया, ठीक है, आयरन पीरियड आया। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे अब। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम क्या एक चीज़ निकाल सकते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया से, कि नॉर्थ इंडिया में सिर्फ ताम्रपाषाण काल हमें देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में हमें ताम्रपाषाण काल नहीं देखने को मिलता। बाई चांस एग्जाम में आ जाए कि ताम्रपाषाण काल का विस्तार हमें भारत में कहाँ देखने को मिला, ऑप्शन में आ जाए उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर दक्षिण भारत,
या इनमें से कोई नहीं, हम क्या कह देंगे उत्तर भारत में हमें देखने को मिला। जैसे ना ताम्रपाषाण काल है जो आपका ये, हम ताम्रपाषाण काल में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। अब उस चीज़ को देखो, इतना हमने पढ़ लिया, इसमें आपका क्या क्या एज आ जाता है। इसमें आपका एक तो प्री हड़प्पन टाइम आ जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्राक हड़प्पा, ठीक है, या हड़प्पा पूर्व काल, जिसको हम मानते हैं 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का टाइम, यही मानते हैं। जैसे आपका फिर इसमें हम हड़प्पा पीरियड मान लेते हैं जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल देते हैं, सिंधु सभ्यता भी बोल देते हैं। इसका टाइम पीरियड हम क्या मानते हैं, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, क्योंकि उसके बाद तो आपके आर्यन्स आने स्टार्ट हो गए थे। और इसी में आपका जो हड़प्पा का उत्तर काल है, जो हड़प्पा के बिल्कुल एंड का टाइम पीरियड है, जिसको हम हड़प्पोत्तर काल भी बोल देते हैं, ठीक है, हम उसको क्या बोल देते हैं, हड़प्पोत्तर हड़प्पोत्तर बोल देते हैं, या हम इसको बोल देते हैं हड़प्पा उत्तर काल। इसका टाइम पीरियड हम क्या मानते हैं, 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो हम प्री हड़प्पन और ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा ताम्रपाषाण काल का बेसिक समझ लेते हैं। इसमें हम हमारा हड़प्पा पूर्व काल भी करेंगे, सिंधु सिविलाइजेशन भी करेंगे, हम हड़प्पा का जो उत्तर काल था वो भी करेंगे। तो चलो जितना हमने एक बार कर लिया उतना एक बार हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक किया क्या है। हमने स्टार्ट किया ताम्रपाषाण काल, जिसको हम चलो क्या बोल देते हैं भाई, चालकोलिथिक एज भी बोल देते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना मानते हैं हम, इसका टाइम पीरियड मानते हैं 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। अंग्रेजी भाषा के चालकोलिथिक शब्द से ये लिया गया है। इसका मीनिंग क्या है, और चालकोलिथिक का ये हिंदी रूपांतरण है। चालको मीन्स यूनानी का जो शब्द है चालकोस, जिसका मतलब होता है आपका कॉपर, तांबा या ताम्र कह देते हैं हम संस्कृत भाषा में। और जो आपका लिथिक है ये भी यूनानी वर्ड है जिसको हम लिथोस बोल देते हैं, यानी कि लिथोस मीन्स स्टोन। इसको वोकैबुलरी में याद रख लेना, लिथोस मीन्स स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर। और अगर हम बात करें तत्सम शब्द की, पत्थर का तत्सम क्या होगा, पाषाण। पाषाण दोनों चीज़ मिलकर क्या बन गई, ताम्रपाषाण। फिर हमने देखा कि भाई पत्थर, ताम्रपाषाण का मतलब क्या है, जिसमें मनुष्य ने पत्थर और तांबा दोनों का यूज़ करके औजारों का यूज़ किया। इसको हम नाम भी क्या देते हैं, नवपाषाण प्लस ताम्रपाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक प्लस चालकोलिथिक एज। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो हम कह देंगे तांबे का प्रयोग किया। अगर ये आ जाए सर्वप्रथम किस धातु के औजारों का प्रयोग किया, तब भी हम क्या कह देंगे, तांबे का प्रयोग किया। सर्वप्रथम आपके क्वेश्चन आ जाए सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग कब हुआ, हम क्या कह देंगे, 5000 ईसा पूर्व हुआ। हम ये कह देंगे तांबे के बाद और कौन कौन सी धातु आई। तांबे के बाद आया आपका टीन, जिसको हम रांगा नाम से भी जानते हैं, जस्ता आया और सीसा आया। इन सब का मिक्सचर क्या बनाता है आपका, कांसा, जिसको हम कांस्य भी कह देते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इज योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यानी कि जो कांस्य सभ्यता है वो कहीं ना कहीं ताम्र सभ्यता के सिमिलर चल रही थी। क्वेश्चन आ जाए कौन सी दो सभ्यता भारत में एक साथ सिमिलर चल रही थी, तो हम क्या कह देंगे, ताम्रपाषाण काल और कांस्य काल, ठीक है। और बाद में तांबे के बाद, कांस्य के बाद क्या क्या आया, सोना आया भाई, चांदी आया, और सबके बाद लोहा आया। अब हम देखते हैं कि पाषाण काल आया, फिर ताम्रपाषाण काल आया, फिर लोह काल आया। बट ये आया कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में क्या आता है, पाषाण काल के बाद सीधा लोह काल आ जाता है आपका। और जैसे ताम्रपाषाण काल है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके हम अंदर पढ़ते हैं प्राक हड़प्पा, या जिसको हम कह देते हैं पूर्व हड़प्पा काल, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, पूर्व हड़प्पा काल।
पूर्व हड़प्पा काल का टाइम पीरियड कितना है, 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। और आपका जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का काल है ये क्या है, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। और हड़प्पोत्तर काल है जो इसको या जिसको हम हड़प्पा उत्तर काल के नाम से भी जानते हैं, ये कौन सा है आपका, 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। आई गेस आपको इतना समझ भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। हमारे नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से काल आए, पाषाण काल आया, पाषाण काल, देन हम कह देंगे ताम्रपाषाण काल आया, ताम्रपाषाण काल के बाद हम क्या कह देंगे कि लौह काल आया। अगर हम साउथ इंडिया की बात करेंगे तो साउथ इंडिया में हम कहेंगे कि पाषाण काल के बाद लौह काल आया, ठीक है। और सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग कौन सी ईस्वी में किया गया था, हम लिख देंगे 5000 ईसा पूर्व। अगर आपसे पूछ ले ताम्रपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, तो हम कह देंगे 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। फिर अगर आपसे ये कह दे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ हैं, कौन कौन सी सदियाँ आई, कौन कौन सी सभ्यता आई, तो हम कह देंगे कि इसमें भाई पहले तो आई प्राक हड़प्पन सभ्यता, यानी कि जिसको हम पूर्वकालिक हड़प्पा सभ्यता बोल देते हैं, जिसका टाइम पीरियड हम मानते हैं 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। फिर हम कह देंगे हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फिर हम कह देंगे हड़प्पोत्तर या हड़प्पा उत्तर काल, जो आपका 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानते हैं, ठीक है। इतना आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नोट्स में क्या क्या है। इसके अंदर आपको बहुत संस्कृति देखने को मिलेगी, जैसे जरेवा संस्कृति एंड और जो बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ हैं। टीचर्स बहुत यूट्यूब पे मैंने आज तक नहीं देखा कि जो आपके भाई यूपीएससी की जो क्लासेस होती है उनके अलावा कि भाई नॉर्मल हमें इस चीज़ का कोई बताए। बट आजकल एग्ज़ाम क्या आता है भाई, मॉडरेट टू हार्ड भी आ जाता है, तो उसमें वो ऐसे क्वेश्चंस उठा के लाते हैं, फिर हम कहते हैं कि पेपर टफ़ आया। टफ़ नहीं आता बेटा, आप लोग ढंग से प्रिपरेशन ही नहीं करते। चलो हम करते हैं अब हमारा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण काल वह समय है, क्या करेंगे हम, ताम्रपाषाण काल वह समय है जहाँ तांबे यानी कि ताम्र और पत्थर पाषाण दोनों के औजारों का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। यह युग नवपाषाण युग और हड़प्पा सभ्यता के बीच का संक्रमण काल है। इस काल में लोगों ने कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, धातु के औजारों का संयुक्त प्रयोग शुरू किया। ताम्रपाषाण युग के लोग आमतौर पर नदी के किनारे बसते थे, ठीक है। कहाँ बसते थे, नदियों के किनारे, क्योंकि आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं वो ऑलमोस्ट साइट्स आपके नदियों के किनारे बसी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि मुख्य ताम्रपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। और भी स्थल हैं, आपको जैसे जैसे हम चैप्टर कवर करते जाएंगे सब चीज़ कवर होती जाएगी। जैसे आपका महाराष्ट्र में एक जगह है, कौन सी, जोरवे। कौन सी जगह है, जोरवे। मैंने कहा था ना जोरवे संस्कृति भी हम लेके आएंगे। महाराष्ट्र में कौन सी संस्कृति है, जोरवे। सबसे प्रमुख स्थल है जो पोट्री, आपका नारंगी रंग के मृद भांड मिलते हैं, कहाँ पर, जोरवे में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही आपका दाइमाबाद है जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का साउथ पॉइंट है। दाइमाबाद जो आपकी गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के तट पर है। गोदावरी नदी की भी एक सहायक नदी है, उसके तट पर है। यहाँ से हमें क्या एविडेंस मिले हैं बेटा, यहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं रथ, बैल, हाथी और तांबे की मूर्तियाँ, ठीक है। महाराष्ट्र जोरवे से हमें क्या मिला है, सबसे प्रमुख स्थल है ये ताम्रपाषाण का। यहाँ से हमें नारंगी रंग के मृद भांड मिले हैं। दाइमाबाद से हमें रथ, बैल और हाथी के तांबे की मूर्तियाँ मिली हैं। मध्य प्रदेश का है नवदातोली एरिया। नवदातोली एरिया से हमें कृषि, बर्तन और घर के प्रमाण मिले हैं। आपके मध्य प्रदेश में एक और एरिया है कायथा। कायथा से हमें मिलता है पत्थर व तांबे के औजार। राजस्थान में जगह है आहड़। आहड़ से हमें काले रंग के मृद भांड की संस्कृति मिली है। काले रंग की चूड़ियाँ कह दोगे तो आप कहाँ से मिली है, कालीबंगन से मिली है।
फिर आपके राजस्थान में एक और जगह है, कौन से, काले रंग के मृद भांड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मृद भांड, अगर किसी बच्चे को ऐसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मृद भांड संस्कृति, काले रंग की मृद भांड संस्कृति आहड़ राजस्थान से। गिलुड़, जो ये गिलुंड है ये क्या है, ये आहड़ संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। देखो जो आहड़ है वहाँ पे हमें काले रंग के मृद भांड की संस्कृति मिली है, जो लेकिन जो ये गिलुंड है यहाँ क्या है, आहड़ संस्कृति का ये एक प्रमुख केंद्र है। फिर आ जाता है आपका यूपी का एरिया चिरांद, जो आज तो ये इसमें है बट उस टाइम पे बिहार, आप इसको बिहार ही लेके चलो बेटा, ठीक है। नवपाषाण से ताम्रपाषाण के संक्रमण काल का जो टाइम पीरियड है इन दोनों के बीच का, मतलब छोड़ो इसको, ये याद रखो चिरांद से हमें नवपाषाण और ताम्रपाषाण दोनों के एविडेंस मिले हैं। आपका कर्नाटक में जगह है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी नवपाषाण से ताम्रपाषाण में परिवर्तन दिखाई देता है, चेंज हो रहा है कि भाई नवपाषाण से अब हम किस युग में जा रहे हैं, ताम्रपाषाण में। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। जो आपका नवपाषाण काल है, यहाँ से हमें धातु के साथ पत्थर के औजारों का उपयोग होता देखा है। लोग गांव में बसकर कृषि और पशुपालन करते थे। मृतकों को दफनाने की प्रथा थी। दफनाने की प्रथा आपकी कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, मध्यपाषाण के एंड से स्टार्ट हो चुकी थी, और आपके उसकी एविडेंस ये कुछ पूरा पाषाण में भी मिले हैं भाई, दफनाने की प्रथा। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और औजार भी रखे गए ताम्रपाषाण काल में। इस काल में बर्तन रंगीन व चित्रकारी युक्त हो गए, जैसे आपकी जो आहड़ में थी वहाँ काली मिट्टी के मृद भांड थे। अच्छा, जो आपका एमपी का एरिया था, जो अभी हम पीछे करके आए हैं, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ, सॉरी एमपी का क्या, महाराष्ट्र का, जहाँ पे जो जोरवे थी, जोरवे संस्कृति थी, वहाँ पे हमें नारंगी रंग के मृद भांड मिले हैं। ठीक है भाई, ठीक है। काली मिट्टी के हमें राजस्थान के आहड़ से मिले हैं, और नारंगी के हमें कहाँ से मिले हैं, जोरवे संस्कृति से, जो महाराष्ट्र में थी। प्रमुख धातु तांबा थी। लोहे का प्रयोग अभी शुरू नहीं हुआ था। समाज समूह आधारित था, क्योंकि नवपाषाण काल में स्थायी बस्तियां, समूह सब अच्छे से सेटल हो गया था। अब यहाँ पे प्रमुख व्यक्ति या मुखिया भी होने लग गया था। व्यापार का प्रारंभिक रूप शुरू हो चुका था। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि व्यापार का प्रारंभिक रूप किस काल में स्टार्ट हुआ, तो ऑलमोस्ट बच्चे क्या करके आएंगे, अगर ताम्रपाषाण और सिंधु सभ्यता दे रखी है तो हम लोग सिंधु सभ्यता करके आएंगे, हम ताम्रपाषाण नहीं करके आएंगे। और फिर हम क्या कहेंगे कि भाई डाउट है इस क्वेश्चन में, ये तो है ना आंसर की गलत है। ठीक है, तो व्यापार का प्रारंभिक रूप शुरू कब हुआ था, ताम्रपाषाण काल में हुआ था। यानी कि जो आपका बार्टर सिस्टम है, जिसको हम वस्तु विनिमय सिस्टम बोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट, जो आपका ट्रेडिंग लगा लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली चीज़ लगा लो। ठीक है, व्यापार का प्रारंभिक रूप कब स्टार्ट हुआ था, ताम्रपाषाण काल में स्टार्ट हुआ था। ताम्रपाषाण काल का देखो यहाँ पे ये चीज़ मानी गई है, ये भी चीज़ किसी एग्जाम में मानी गई है, बट आप क्या करोगे, 3500 ईसा पूर्व से लेकर आप 1800 ईसा पूर्व तक ही मानोगे। अगर डायरेक्ट ये आ जाएगा तो पहले सबसे पहले इसको टिक करोगे, अगर ये एग्ज़ाम में नहीं आता तो इसके आसपास का टिक करोगे। ठीक है, इस युग में कृषि, पशुपालन और धातु निर्माण समांतर रूप से विकसित हुए। क्या क्या, कृषि, पशुपालन और धातु निर्माण। इस काल में गांव का विकास हुआ। गांव, अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए गांव का विकास किस काल में स्टार्ट हुआ, आप क्या कहोगे कि ताम्रपाषाण काल में गांव का विकास स्टार्ट हो चुका था। लोग स्थायी रूप से बसने लगे थे। ताम्रपाषाण कालीन लोग धान, ज्वार, गेहूं, बाजरा आदि फसल उगाते थे। जैसे आपके नवपाषाण काल में जो मेहरगढ़ एरिया है, वहाँ से आपको गेहूं, जौ और कपास के साक्ष्य मिले थे। आपका जो यूपी में आजमगढ़ कोल्डी हवा है, वहाँ 6000 ईसा पूर्व के आसपास आपको चावल के साक्ष्य मिले थे। तो अब ताम्रपाषाण काल के लोग तो इस चीज़ से ऑब्वियस बात है जानते होंगे। यहाँ पे एक नई चीज़ और क्या आ गई, आपका बाजरा आ चुका। ठीक है, बाजरा, ज्वार आ चुका। ठीक है, इस युग में बैलगाड़ी, हल, जुताई के औजारों का प्रयोग मिलने लगा था, यानी कैसे एविडेंस मिले हमें। जोरवे संस्कृति जो आपकी महाराष्ट्र की है, ताम्रपाषाण युग की सबसे विस्तृत
संस्कृति मानी जाती है, यानी कि सबसे डेवलप संस्कृति मानी जाती है। कौन सी? जोरवे संस्कृति। यहाँ से मिले बर्तनों का रंग भूरा और नारंगी रंग का होता था, यानी कि भूरे और नारंगी रंग के मृद भांड। पर ज़्यादातर जैसे नारंगी रंग के जो मृद भांड है वो स्पेशल आपके जोरवे से ही मिले हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है बेटा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रख लेना आप। दाइमाबाद से मिले तांबे के रथ, पशु मूर्तियाँ उस युग की धातु कला के प्रमाण हैं। गिलोंड या आहड़, राजस्थान में जो आहड़ संस्कृति के एविडेंस है, यहाँ से हमें लाल काले मृदांड संस्कृति, जिसको हम आहड़ संस्कृति भी कहते हैं, ऐसे एविडेंस मिले हैं। कायथा जो आपका एमपी में है, यहाँ से हमें ताम्रपाषाण युग के औजार मिले हैं। कैसे? उच्च तकनीक के। ताम्रपाषाण युग के लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, ताम्रपाषाण के लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। मृतकों को सामान के साथ दफनाने की परंपरा थी, जिससे आत्मा की मान्यता दिखाई देती है। समाज में पारिवारिक और कबीलाई व्यवस्था प्रचलित थी। कैसी समाज कैसा था? पारिवारिक था और कबीलाई था। ताम्रपाषाण युग में पुरुष प्रधान समाज की छाया दिखती है। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज था। महिलाएं कृषि, वस्त्र निर्माण और बर्तन बनाने में सक्रिय थी। इस युग में हाथ से, चाक से दोनों प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। मृद भांडाओं जो मृद भांड होते हैं उन पर लाइंस, डॉट्स और आपकी ज्योमेट्रिकल पिक्चर्स ये इन्होंने आंक दी थी। हम इसको सिंपल कह देंगे, जहाँ रेखाएं, डॉट्स और ज्यामितीय आकृतियों की चित्रकारी होती थी मृद भांड पे। किस किस चीज़ की होती थी? रेखाओं की, डॉट्स की और ज्योमेट्रिकल। कुछ बर्तनों पर सांकेतिक चिन्ह भी हैं, जो लेखन प्रणाली का आरंभ हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन आ जाए कि किस युग में सांकेतिक चिन्ह का प्रणाली आरंभ हो गया था, यानी कि स्टार्टिंग एविडेंस मिले हैं, हम क्या कह देंगे? ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण में आभूषण बनाने की कला विकसित थी। तांबे से कुल्हाड़ी, चाकू, मछली पकड़ने की बारीक वस्तुएं बनती थी। जोरवे संस्कृति का नाम महाराष्ट्र के जोरवे गांव पर पड़ा। जोरवे संस्कृति के लोग पत्थर की दीवारों से बने घरों में रहते थे। दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है, तांबे के बने 4 रथ मिले हैं। कितने रथ मिले हैं? 4 रथ मिले हैं, जिनमें बैल, हाथी और हिरन की आकृतियां भी हैं। ठीक है, हाथी का तो वो मूर्ति सी मिली है तांबे की। जो आपकी मालवा संस्कृति है, एमपी की मालवा संस्कृति, यह कैसी संस्कृति है? ताम्रपाषाण संस्कृति थी। प्रमुख स्थल जैसे आपका नावदा तोली और इनाम गांव। ठीक है, मालवा संस्कृति में हम क्या, कौन कौन सा एरिया आ जाएगा आपका? नावदा तोली और इनाम गांव। आहड़ संस्कृति को सांस्कृतिक रूप से आहड़ गिलोंड संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति में काले व लाल रंग के बर्तन विशिष्ट है, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक एंड रेड वेयर। जो हमारी कायथा संस्कृति थी एमपी में, देखो एमपी में 2 संस्कृति मिली, एक तो मालवा संस्कृति, एक कायथा संस्कृति। मालवा संस्कृति का एरिया जो आपका नावदा तोली और इनाम गांव है, और जो कायथा संस्कृति है, यहाँ से हमें कंकाल मिले हैं, औजार मिले हैं, अनाज व काले लाल बर्तन भी मिले हैं। इनाम गांव, देखो उस टाइम पे तो जो आपका इनाम गांव था, ये मध्य प्रदेश का टाइम पीरियड, भाई उस टाइम पे ये मिक्स था, तो इसलिए इसको इनाम गांव यहाँ पे कर दिया। वैसे आपका जो इनाम गांव है ये महाराष्ट्र में है, इस चीज़ को याद रखना। बट ये मालवा संस्कृति के अंदर था, तो इसलिए यहाँ पे ये ऐड किया गया है। जो आपका इनाम गांव है, महाराष्ट्र से एक शव को सामान के साथ जमीन पर बैठी मुद्रा में दफनाया गया था, जो एक विशिष्ट अंतिम संस्कार विधि थी। अब क्वेश्चन आ जाए कि ताम्रपाषाण काल में कहाँ पर बैठी मुद्रा का एक हमें शव मिला है, तो हम कहाँ कहेंगे? इनाम गांव, महाराष्ट्र में। और इनाम गांव है ये कौन सी संस्कृति का पार्ट है? मालवा संस्कृति का, जो उस टाइम उसमें मध्य प्रदेश में फैली हुई थी। समाज स्थायी ग्राम समुदायों में रहने लगा था,
जिनके पास कृषि प्रधान जीवन था, लोगों के पास निजी भूमि थी, संपत्ति का बोध विकसित हो चुका था। इस युग में घरेलू और जंगली दोनों प्रकार के पशुओं को पाला जाता था, जैसे कुत्ता, बैल, गाय, भेड़, बकरी। महिलाएं अनाज पीस, क्योंकि ग्राइंडिंग सिस्टम तो आपका मध्यकाल के एंड में आ गया था, नवपाषाण काल में उसका यूज भी हो गया था, तो इसमें तो होना था। सुई आपकी खोज हो गई थी नवपाषाण काल में। तो यहाँ पे अनाज पीसना, कपड़ा बुनना और बर्तन बनाने में कुशल कौन थी? महिलाएं थी। मछली पकड़ना, शिकार और खेती जैसी आजीविका इनके मुख्य साधन थे। इस युग में रथ और पहिए का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। रथ और पहिए का प्रारंभ कब हुआ भाई? ताम्रपाषाण काल में हुआ। तकनीकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण था। लाल व भूरे रंग के बर्तन आम थे, जो कभी कभी चमकदार परत यानी कि स्लिप, उनके ऊपर स्लिप चढ़ाई जाती थी, जैसे परतें चढ़ाई जाती हैं वैसे। ताम्रपाषाण युग में सामुदायिक कब्रगाहें भी पाई गई हैं, जैसे इनाम गांव में। ठीक है, अगर आपको आ जाए कि सामुदायिक आपके जो ये शमशान घाट हैं या कब्रगाह हैं, ये कहाँ पर मिला था हमें? इनाम गांव, महाराष्ट्र में। इस युग में शहरीकरण से पहले की आखिरी ग्रामीण सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसके बाद जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी, शहरीकरण की सभ्यता थी, नगर नियोजित सभ्यता थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये ताम्रपाषाण कालीन जो ये जितनी भी हमें संस्कृति मिली है, ये आखिरी ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है, शहरीकरण से पहले की। इस युग में धातु का प्रयोग सीमित था, क्योंकि तांबा दुर्लभ था, यानी कि कम ही मिलता था। यह काल हड़प्पा सभ्यता के समकालीन भी रहा कुछ स्थानों पर। ताम्रपाषाण युग में तांबे का प्रयोग सीमित था, क्योंकि बहुत कम उपलब्ध था, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध नहीं था। तांबे के साथ पत्थर के औजारों का प्रयोग जारी रहा। हैंस तार, जैसे इस हैंस को छोड़ दो आप, जैसे हैंस बोल देते हैं वैसे ताम्र प्लस पाषाण इसका नाम रखा गया है। ठीक है, औजारों में आप कुल्हाड़ी, चाकू, हंसिया, मछली पकड़ने के कीले, जिसको उपकरण भी बोल देते हैं, कांटा भी बोल देते हैं, और तीर प्रमुख थे। क्या क्या? कुल्हाड़ी, चाकू, हंसिया, मछली पकड़ने के कीले और तीर। कुछ स्थानों पर शंख और हड्डियों से बने औजार भी मिले, शंख और हड्डियों के औजार ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण युग में लकड़ी पर नक्काशी और मृत्तिका शिल्प और चित्रकारी भी हमें देखने को मिलती है। ये 2 बार हो गया क्या? चित्रकारी के भी साक्ष्य हमें मिले हैं। गिलुंड जो आपका राजस्थान में आहड़ संस्कृति का पार्ट है, यहाँ से ताम्रपाषाण युग की सामूहिक कब्रें देखो। सामूहिक कब्रें एक आपको इनाम गांव में भी मिली हैं और आपको गिलुंड राजस्थान में भी मिली है, जहाँ आहड़ संस्कृति थी, और मिट्टी के घर भी मिले हैं। नेवासा जो महाराष्ट्र में है, नेवासा, यहाँ से हमें खेती के प्रमाण, तांबे के औजार और मृदभांड मिले हैं। कायथा एमपी से हमें लाल धूसर रंग के बर्तन और चूल्हे मिले हैं। इनाम गांव है जो आपका महाराष्ट्र का, यहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े की हड्डियाँ। बच्चों की कब्रें व खाद्य भंडारण के गड्ढे भी मिले हैं। डेमाबाद जो आपका महाराष्ट्र है, इसको हम दाइमाबाद कह देंगे, दाइमाबाद कह दो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। दाइमाबाद, यहाँ से हमें 4 कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं जो बहुत ही फेमस हैं। इस युग में बर्तन सामान्यतः लाल रंग के होते थे, जिन पर काले रंग की चित्रकारी होती थी। बर्तनों पर मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, ज्यामिति चित्र बने होते थे। चित्रों में धार्मिक प्रतीकों और सांस्कृतिक मान्यताओं का संकेत देखने को मिलता था। बर्तन उपयोगी और सजावटी दोनों प्रकार के बनाए जाते थे। कुछ बर्तनों पर लिपि जैसे प्रतीक चिन्ह भी मिले हैं, जो अभी तक अपठनीय है, तभी तो इसको आद्य ऐतिहासिक काल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं? ये भाई आद्य ऐतिहासिक काल भी है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक क्या है? जहाँ हमें लिपि मिली है, प्रमाण मिले हैं, बट अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, शायद मैं आपको आद्य ऐतिहासिक काल स्टार्टिंग में समझाया नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल का मीन क्या होता है बेटा? कि जहाँ पर हमें एविडेंस मिले हैं, हमें लिपियाँ मिली हैं, हमें अक्षर मिले हैं, बट हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं।
ठीक है, इसलिए बोला जाता है जो आपका ताम्र पाषाण काल है, आपका सिंधु सभ्यता है, ये सब किस में आ जाती हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाती हैं। ताम्र पाषाण युग के लोग प्राकृतिक शक्ति जैसे आपके सूर्य, अग्नि, जल की पूजा करते थे, ऐसे एविडेंस मिले हैं। पशु पूजा के प्रमाण भी मिले हैं, खासकर बैल, हिरन और सांड के चित्र के साथ। बैल, हिरन, सांड के चित्र के साथ पशु पूजा के प्रमाण मिले हैं। मृतकों की कब्रों में औजार, बर्तनों और खाद्यान्न के साथ दफनाया पुनर्जन्म की मान्यता दिखाता है। ये आत्मा में बिलीव करते थे, ये चीज़ दिखाते हैं। कुछ स्थलों पर स्त्री मूर्तियां भी मिली हैं, संभवतः मातृ देवी की पूजा करते थे। ये किन लोगों को जननी किसकी, जैसे जननी पूजा, जननी पूजा यानी कि जो आगे आपका संसार बढ़ा रही है, उस लोग उन चीज़ों को ये माता मानते थे। हम लोग नवरात्रे में मंदिरों में जाते हैं माता, लेकिन आप देखोगे उन्हीं मंदिरों में 5 साल की लड़की का रेप भी एक पंडित के द्वारा किया जाता है, जो उस मंदिर का पंडित होता है। तो जब तुमको साक्षात जीवित लड़कियों में तुमको माता नहीं दिखाई देती, तो क्या भाई आपको पत्थर की मूर्तियों में माता दिखाई देती है? ठीक है, पता नहीं कैसी सोच है, क्या सोसाइटी है। सोसाइटी तो क्या कह सकते हैं हम, सोच ही कह सकते हैं कि उनका मानसिक लेवल, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, जो इतनी छोटे छोटे बच्चियों का भी रेप कर देते हैं। ताम्रपाषाण युग में सांप्रदायिक अनुष्ठानों के स्थल भी देखे गए हैं, जैसे गोलाकार संरचनाएं। ठीक है, ये था आपका ताम्रपाषाण काल। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर देंगे हमारा प्री हड़प्पन सभ्यता। देखो, मैं एक भी पॉइंट आपका बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी कि जहाँ से आपका एग्ज़ाम में कोई पॉइंट रह जाए। तो चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। कुछ कमी लगी हो तो कमेंट कर देना, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।